टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ प्रक्रिया के पहले क्या लैप्रोस्कोपी आवश्यक है? टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट में हम ट्यूब्स को बाईपास करके शरीर के बाहर भ्रूण बनाते हैं। तो फिर लैप्रोस्कोपी जो कि फेलोपियन ट्यूब की जांच है वो आईवीएफ के पहले क्यों की जाती है? जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कौन से हैं वो मरीज जिन्हें आईवीएफ प्रोसेस के पहले सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी नहीं लैप्रोस्कोपी भी करा लेना चाहिए। क्या है लैप्रोस्कोपी के फायदे आईवीएफ के पहले और ये प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लैप्रो का अर्थ होता है पेट, स्कोपी का अर्थ होता है देखना। लैप्रोस्कोपी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बच्चेदानी को, फेलोपियन ट्यूब को, ओवरीज को देखते हैं। साथ ही साथ इसमें हिस्ट्रोस्कोपी भी की जाती है जिसमें यूट्रस की लेयर को अंदर से देखा जाता है। आमतौर पे ये कॉमन फर्टिलिटी टेस्ट है और फेलोपियन ट्यूब्स को चेक करने के लिए किया जाता है। कुछ केसेस में फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक्स को ओपन करने के लिए भी लैप्रोस्कोपी की जाती है। जब किसी महिला की ट्यूब्स बंद हैं या स्पर्म्स बहुत कम हैं या किसी अन्य कारण से आईवीएफ हो रहा हो, तो आमतौर पे प्रचलन यही है कि हिस्टेरोस्कोपी यानी यूट्रस की अंदर से चेकअप होता है। इसमें केवल एक दूरबीन डाल के यूट्रस के अंदर की लेयर को चेक किया जाता है, कोई चीरा या टाका नहीं आता और इसके बाद आईवीएफ की प्रोसेस शुरू की जाती है। लॉजिक ये है कि चूंकि आईवीएफ में ट्यूब्स का रेलेवेंस नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं, इसीलिए इसमें ट्यूब्स को चेक करने की लैप्रोस्कोपी की आवश्यकता नहीं है। केवल बच्चेदानी इम्प्लांटेशन के लिए फिट है ये देखने के लिए हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी चाहिए। परंतु सच्चाई ये है कि हमारे क्लिनिक में लगभग जो आईवीएफ होते हैं उनमें से 70% केसेस में हम लैप्रोस्कोपी भी करना प्रेफर करते हैं। उसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है बच्चेदानी की टीबी। यूट्रस का ट्यूबरक्लोसिस सेंट्रल इंडिया में जहां हम प्रैक्टिस करते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा है। भारत के अधिकांश क्षेत्र में बच्चेदानी की टीबी बहुत ही कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली बच्चेदानी की टीबी के कोई लक्षण नहीं होते और अधिकतर केसेस में इसमें सारी जांचें भी नेगेटिव आती हैं। टीबी पीसीआर, जीन एक्सपर्ट, सीबी नैट, ये सारी जांचें जो हैं हम जो बच्चेदानी से करते हैं वो कई बार टीबी में नेगेटिव आती हैं। हिस्ट्रोस्कोपी भी कई बार यदि ध्यान से नहीं देखा जाए या बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन नहीं हो, सिर्फ ट्यूब्स में हो, तो उसमें भी बच्चेदानी की टीबी मिस हो सकती है। लैप्रोस्कोपी जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। अधिकतर केसेस जो हैं वो 99% लैप्रोस्कोपी में पकड़ में आ जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि यदि किसी महिला की ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उसे बच्चेदानी की टीबी है, इसका निदान ही अगर नहीं हुआ है और इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाएगी, तो ऐसे में एक तो डिजीज फ्लेयर होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान जब ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं तो जो टीबी के कीटाणु हैं वो और ज़्यादा डिवाइड होते हैं और पेशेंट को जो है वो एकदम से सीवियर डिजीज हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि कई बार टीबी के बैक्टीरिया बच्चेदानी के अंदर भी होते हैं और वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन इफ बच्चेदानी की टीबी के कारण ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हो, परंतु लैप्रोस्कोपी करके उसे डायग्नोस किया जाए, उसे ट्रीट किया जाए, उसके बाद आईवीएफ की प्रोसेस की जाए। केवल एम्ब्रियोस को बाहर बना देने से, टीबी अनट्रीटेड रहने से कभी भी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। इसीलिए जिन भी केसेस में हमें थोड़ी भी शंका है कि बच्चेदानी की टीबी हो सकती है, उन केसेस में हम हमेशा लैप्रोस्कोपी पहले करते हैं। लैप्रोस्कोपी यदि नॉर्मल है उसके बाद में फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाता है। लैप्रोस्कोपी में यदि टीबी के कोई भी लक्षण है तो पहले टीबी की दवाई दी जाती है, उसके बाद आईवीएफ का प्रोसेस शुरू किया जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हाइड्रोसल्पिंग्स नाम की एक स्थिति होती है जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स में पानी भर जाता है, ये स्थिति आईवीएफ के रिजल्ट्स को लगभग 20 से 30% कम कर देती है। कई बार हाइड्रोसल्पिंग सोनोग्राफी में हमें नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु वो अंदर होता है। ये जो हाइड्रोसल्पिंग्स का फ्लूइड होता है वो एम्ब्रियोज के लिए टॉक्सिक होता है, एम्ब्रियोज इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। इस कारण से जिस महिला को हाइड्रोसल्पिंग्स है, यदि ये हाइड्रोसल्पिंग्स के फ्लूइड को हम बच्चेदानी में आने से नहीं रोकेंगे तो उनके आईवीएफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे महिलाओं को जब भी हम लैप्रोस्कोपी करते हैं उसमें हाइड्रोसल्पिंग्स डायग्नोस हो जाता है, उसे या तो डिस्कनेक्ट करना होता है या यूट्रस या जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। इसीलिए फेलोपियन ट्यूब में हाइड्रोसल्पिंग्स और बच्चेदानी की टीबी ये दो मेन कारण है जिसके कारण आईवीएफ के पहले हमें लैप्रोस्कोपी करनी चाहिए। कुछ केसेस में
ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, चॉकलेट सिस्ट है, और ये जो चॉकलेट सिस्ट हैं, ये जब एग्स फॉर्म होते हैं तो उसके पीछे होते हैं, जिससे ये एक्सेसिबल नहीं होते एग पिकअप के दौरान। ऐसे केसेस में लैप्रोस्कोपी बहुत उपयोगी है। हम सिस्ट को ड्रेन कर सकते हैं या सिस्ट रिमूव कर सकते हैं और ओवरी को एक्सेसिबल बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि एग्स ही नहीं मिले तो आईवीएफ का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एंडोमेट्रियोसिस के भी कुछ केसेस में इसीलिए आईवीएफ के पहले लैप्रोस्कोपी की जाती है। इसीलिए यदि आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट प्लान्ड है तो डॉक्टर से खुल के चर्चा करिए। अधिकतर केसेस में लैप्रोस्कोपी की जाती है, कुछ केसेस में लैप्रोस्कोपी नहीं की जाती यदि हम बहुत श्योर हैं कि अंदर टीबी या हाइड्रोसाल्पिंग्स की कोई समस्या नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। ऐसे केसेस में केवल हिस्ट्रोस्कोपी करके आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। ये जो डिसीजन है ये आपकी केस के ऊपर भी निर्भर करता है। कई बार पहले लैप्रोस्कोपी हो चुकी रहती है तो डॉक्टर उसे रिपीट नहीं करते हैं। कई बार पहली लैप्रोस्कोपी में स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो डॉक्टर उसे रिपीट कर लेते हैं। इसीलिए ऐसी धारणा मत बनाइए कि लैप्रोस्कोपी होना मस्ट है, परंतु यदि डॉक्टर समझते हैं कि आपके केस में लैप्रोस्कोपी होना आवश्यक है तो इसमें बिल्कुल मत हिचकिचाइए। ये एक प्रोसीजर है जो आपके आईवीएफ के सक्सेस को बढ़ा देगा। आशा करती हूं कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।